हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप त्रिपाठी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटा आज के इस सेशन में, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ बेसिक ग्रामर पार्ट 4। इसका मतलब ये हो कि ऑलरेडी 3 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, और जो भी चैनल पर नए हैं तो बेटा आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से वीडियो नंबर 1, 2 और 3 ज़रूर बेसिक ग्रामर का देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि मैंने सेंटेंसेस एंड काइंड्स, काइंड्स एंड नाउन जेंडर, ये 3 टॉपिक्स फिलहाल अब तक कवर कर चुका हूं। और आज की इस टॉपिक में यानी आज के इस वीडियो पे मैं कवर करने वाला हूं नाउन केस के बारे में। तो नाउन केस क्या है, चलिए आइए स्टार्ट कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, आपकी ग्रामर के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ नाउन केस की, तो नाउन केस को बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक। और मुझे उम्मीद है कारक आपने ज़रूर हिंदी में पढ़ा ही होगा, बट चाहिए थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, जानते हैं क्या कारक होता क्या है। तो ये नाउन केस होता है, तो नाउन केस रिप्रेजेंट फंक्शंस ऑफ नाउन इन एनी सेंटेंस। तो यानी कि जो ये नाउन केस होता है, ये क्या बताता है कि किसी सेंटेंस पे जो नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का कार्य क्या है, वो हमें किससे पता चलता है, नाउन केस से पता चलता है। और अगर हम बात करें कुल कितने प्रकार के नाउन केसेस इंग्लिश में हैं, सो देयर आर 4। बेसिकली आपने बेटा सुना होगा कि 3 ही नाउन केस होते हैं, बट नहीं, एक नाउन केस और होता है जो कि आप एडवांस लेवल पे जाने के बाद आपको पता चलता है। तो क्यों ना उसको भी आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके नॉलेज को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से ये बिल्डअप करेगा। तो नाउन केस क्या होते हैं, नाउन केस वो होता है जो नाउन के फंक्शन को किसी सेंटेंस में बताता है। तो यहाँ फंक्शन का मतलब क्या है कि उसका कार्य क्या है, वो किस प्रकार से किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, ये हमें पता चलता है नाउन केस में। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्दर अगर हम बात करें इसे काइंड्स के बारे में, तो देयर आर 4 काइंड्स। इसके कुल कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, जिनमें से चलिए पहले काइंड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहले काइंड को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। वैसे 4 केसेस कौन कौन से होते हैं, नॉमिनेटिव केस, या फिर नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं बेटा। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पॉजेसिव केस, और चौथा होता है वोकेटिव केस। इन चारों के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होगा वो होगा पॉजेसिव केस। तो फिलहाल एक नॉमिनेटिव केस के बारे में जानते हैं। देखिए, तो नॉमिनेटिव केस, जिसको अभी मैंने आपको बताया कि जिसको आप लोग क्या वो किस नाम से भी जान सकते हैं, सब्जेक्टिव केस के नाम से भी आपने शायद सुना होगा कि एक केस होता है सब्जेक्टिव केस, उसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन एनी नाउन फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, देन, ये स्पेलिंग गलत है, नाउन इज सेड टू बी नाउन, नॉमिनेटिव केस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन किसकी तरीके कार्य कर रहा होता है, किसी उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरीके काम कर रहा होगा, तब हम बोलते हैं कि वो जो नाउन है वो नाउन क्या है, नॉमिनेटिव केस में। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बेहतर आपको समझ में आएगा यहाँ से, कि महेश हैज़ विजिटेड अमेरिका। पहले मैं किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है वो मैं बता दूं। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में बेसिकली सबसे पहले बेटा लगा होता है सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, और सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मिलेगा मेन वर्ब, जो काम हो रहा होता है, और फिर आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेंटेंसेस में बेटा मिलते हैं अदर वर्ड। क्या मिलते हैं, अदर वर्ड। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। तो यहाँ जरा इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ महेश हैज़ विजिटेड अमेरिका। महेश कहाँ गया था, कहाँ गया है, अमेरिका गया है, वो अमेरिका गया हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है महेश, और महेश एक नाउन है। महेश यहाँ पे क्या है, महेश यहाँ पे एक बेटा नाउन है, और ये किसकी जगह पे है, ये एक सब्जेक्ट की जगह पे है। इसलिए यहाँ पे बोला जाएगा महेश कौन से केस में है, तब यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि सर महेश सब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में। अच्छा, सब्जेक्टिव केस में क्यों है, क्योंकि ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे ये काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, वहीं देखिए, अगर हम अनदर एग्जांपल देखें, द ताजमहल इज फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया।
ताजमहल इंडिया का, भारत का एक फेमस इमारत है, फेमस मॉन्यूमेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्या है, द ताजमहल, ये क्या है, सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस का। और ये सब्जेक्ट के साथ साथ जो ताजमहल है ये क्या है बेटा, ये एक नाउन भी है। तो ये नाउन किसकी जगह पे यूज़ हुआ है, आप कहेंगे सर नाउन यूज़ हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे। अब जब नाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है तब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कौन से केस में, तो आप बोलेंगे बेटा ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फर्दर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है दे वर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द क्लास। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने एक डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आपके और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो पाएँ। तो यहाँ पे देखिए वॉज वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि आपने यहाँ फॉर्मेशन में देखा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज़ हुआ है, दे यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट की जगह बेटा क्या यूज़ हुआ है, दे यूज़ हुआ है। और दे क्या है, प्रोनाउन है। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जो प्रोनाउन होता है कहीं कि नाउन की जगह पर ही तो यूज़ होता है। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पे अगर इस प्रोनाउन की बात की जाए कि इस प्रोनाउन का केस क्या है, तो आप बोलेंगे इसका केस है सब्जेक्टिव, यानी ये प्रोनाउन किस केस में यूज़ हुआ है, सब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर कोई चाहे नाउन आए चाहे कोई प्रोनाउन आ जाए, अगर कभी भी उसका केस पूछा जाएगा तो आप बोलोगे चूंकि वो नाउन या प्रोनाउन किसकी तरीके यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरीके बेटा इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से आप बोलोगे कि उसका जो केस है वो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरीके इस्तेमाल होगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं अगले काइंड को जो कि है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि व्हेन एनी नाउन फंक्शन, मतलब फंक्शन मीन्स कार्य करे कैसे, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरीके जब कोई नाउन वर्क करता है, देन द नाउन, वो जो नाउन क्या कहा जाता है, किसमें है वो, द नाउन सेड टू बी एन ऑब्जेक्टिव केस। अब जरा एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए हमने वही एग्जांपल लिया जो हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, महेश हैज़ विजिटेड अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए महेश क्या है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे महेश सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हैज़ क्या है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और ये विजिटेड क्या है बेटा, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट क्या है, अमेरिका है। और आपको पता होगा कि अमेरिका एक कंट्री का नाम है, और किसी भी कंट्री का नाम क्या कहलाता है, नाउन। यानी ये जो नाउन है किसकी जगह पे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो बोला जाएगा कि अमेरिका कौन से केस में यूज़ हुआ है, तब आप बोलेंगे यहाँ पे अमेरिका बेटा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। किस केस में यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस में क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये नाउन किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहा है। दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस नाउन इज इन ऑब्जेक्टिव केस। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ में आया होगा। फिर भी कहीं डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए, और जो भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने जो अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप बिल्कुल भी स्किप ना कर पाएँ। और बहुत ही जल्द एक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग सेशन भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी बेटा स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। खैर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए द ताज महल इज़ फेमस मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे जो ताज महल है ये क्या है, ये इस सेंटेंस का बेटा सब्जेक्ट है। ये क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब है। अब फेमस तो ये तो खैर एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे देखिए जो ये मोन्यूमेंट आप देख रहे हैं, मोन्यूमेंट मीन्स क्या होता है, मोन्यूमेंट मीन्स होता है इमारत, और कोई भी इमारत क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। ये तो आपको पता होगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इमारत है ये किसकी जगह पे यूज़ हुआ है बेटा, ये यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह पे। ओके, इस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आया क्योंकि कोई काम तो हो ही नहीं रहा है, किसी बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। मेन वर्ब उसको बोलते हैं जो काम हो रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि यहाँ पे जो मोन्यूमेंट है
ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है और ये क्या है, ये एक नाउन है। यानी कि ये नाउन फिर से किसकी जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। यानी कि पूछा जाए कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे कौन सा नाउन यूज़ हुआ है, तो आप बोलेंगे सर इस केस में ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे क्या यूज़ हुआ है, मोन्यूमेंट यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है, मोन्यूमेंट जो है नाउन यूज़ हुआ है। या फिर मोन्यूमेंट कौन से केस में है, तब भी आप बोलेंगे कि मोन्यूमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। दे वर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द क्लास। तो ज़रा इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दे जो है दिस इज सब्जेक्ट, वर इज हेल्पिंग वर्ब, सॉल्विंग देखिए यहाँ पे काम हो रहा है और ये हो गया मेन वर्ब। और यहाँ पे जो आप ये डार्क दे रहे हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पता कैसे करते, मैं आपको ये भी बता दूं, कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो आप हु का प्रश्न करिए, और अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो आप वर्ब से व्हाट का प्रश्न करिए। व्हाट का प्रश्न करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और हु का प्रश्न करने पे आपको बेटा क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या सॉल्व हो रहा है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्वेश्चन यानी प्रश्न, प्रश्न क्या है, प्रश्न एक नाउन है और ये किसकी जगह पे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे यूज़ हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जाए कि किस केस में है, तब यहाँ पे आपका आंसर आएगा सर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस भी फिनिश हुआ है। मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट काइंड की, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट काइंड है पॉसेसिव केस। सबसे इंपॉर्टेंट केस कोई है तो यही केस, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यूजुअल करेक्शन में ये वाले क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। तो चलिए ज़रा यहाँ पे ये समझते हैं कि पॉसेसिव केस देखिए होता क्या है। तो देखिए पॉसेसिव केस में समझने पहले कि पॉसेसिव का मतलब क्या होता है। तो पॉसेसिव जो बना है वो पोसेशन से बना है। बेटा पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, क्या करना, अधिकार दिखाना। तो मतलब कि यहाँ पे सिंपली किसी अधिकार की बात होगी। यानी कि व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स पोसेशन, तो पोसेशन का यहाँ मतलब क्या हुआ, जब कोई एक नाउन क्या करे, पोसेशन दिखाए, अधिकार दिखाए, या ओनरशिप, तो ओनरशिप भी तो अधिकार दिखाना ही हो गया। या रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में भी यही होता है कि कोई एक चीज़ दूसरे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे अपना रिलेशनशिप यानी कि अधिकार दिखाता है ऑन एनी अनदर नाउन। यानी कि अगर कोई सेंटेंस में एक नाउन क्या करे, किसी अनदर नाउन पे बेटा पोसेशन दिखाए, अधिकार दिखाए, या फिर उस पर अपना ओनरशिप मालिकत्व दिखाए, या फिर उस पर क्या दिखाएं, अपना रिलेशनशिप दिखाए, तब क्या कहलाएगा, देन द नाउन सेट टू बी इन पोसेसिव केस। फिर वो नाउन क्या कहलाएगा कि वो जो पहला वाला जो नाउन है जो अधिकार दिखा रहा है, वो नाउन किस में कहलाएगा, ये नाउन कौन से केस में है, पोसेसिव केस में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नाउन अधिकार दिखाता है, ये भाई एक नाउन होगा, वो दूसरे नाउन पे क्या करेगा, अधिकार दिखाएगा। तो ये जो पहला नाउन है, ये नाउन क्या कहलाएगा कि ये नाउन कौन से केस में है, ये नाउन बेटा है पॉसेसिव केस में, जो कि किसी दूसरे नाउन पे क्या कर रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो पॉसेसिव केस है, बहुत ही जिस तरीके से आज मैं पढ़ा दूंगा, अगर आपने बहुत ध्यान से सुन लिया तो पॉसेसिव केस से कोई भी क्वेश्चंस आज के बाद आपसे मिस नहीं होंगे। बहुत सारे नियम कानून पढ़ाए जाते बट नहीं, गिनती में आपको 3 से 4 लॉज बताऊंगा, उसमें आपका पूरा पॉसेसिव लगभग 80 to 90% क्वेश्चन आप इजीली आंख मूंद करके आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर पॉसेसिव केस की बात करें तो पॉसेसिव केस बेटा 2 तरीके से दिखाई जाती है। मतलब अगर अधिकार दिखाना है कोई एक नाउन का दूसरे नाउन पे, तो उसके लिए 2 प्रकार के फॉर्मेट हैं। वो 2 प्रकार के फॉर्मेट कौन कौन से हैं, पहला जो फॉर्मेट वो नाउन प्लस एपॉस्ट्रॉफी एस या फिर एस। अब ये क्या है, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे क्या है। दूसरा यहाँ पे आप समझिए कि ऑफ प्लस नाउन। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मुझे कहना है कि रवि का पेन, मुझे क्या बोलना है, लेट सपोज मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि रवि कोई एक लड़का है और मैं रवि के पेन की बात करूँ कि ये पेन किसका है भाई, ये रवि का पेन है। तो देखिए यहाँ पे रवि का पेन का मतलब क्या हुआ कि रवि का मालिकत्व है, इसमें रवि का ओनरशिप है, रवि अपने इस पर अधिकार दिखा सकता है।
तो यहाँ पे जो ये का वर्ड आया है, इसी का के लिए दो फॉर्मेट यूज होता है, या तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी केवल एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, या फिर कभी कभी ऑफ लगा देते हैं। तो कब क्या लगेगा, इसी के बारे में इस पूरे पोसेसिव केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसको देखिए हम कैसे बोल सकते थे, भाई ये रवि का पेन है, तो पहले तो हम लिखते थे यहाँ पे क्या, रवि, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं पेन। तो ये रवि पेन तो बोलेंगे नहीं, ये गड़बड़ है। एक्चुअल में यहाँ पे जो है बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर लगा देंगे एस, तो ये क्या हो जाएगा, रवीज पेन। या फिर इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है, जिस चीज़ पे अधिकार दिखाया जा रहा हो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो पेन पे अधिकार दिखाया जा रहा है तो पेन को हमने पहले लिख लिया, और फिर रवि को हम क्या करते हैं, बाद में लिख देते हैं, जो व्यक्ति अधिकार दिखा रहा हो। और इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देते हैं, इन दोनों के बीच में हम प्लेस कर देते हैं ऑफ। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका। तो रवीज पेन या पेन ऑफ रवि, तो ये दो तरीके हैं कैसे इनका यूज होता है। और एक तीसरा तरीका मैंने बताया, कभी कभी केवल एपोस्ट्रॉफी यूज होता है, एस का यूज नहीं होता है बेटा अधिकार दिखाने के लिए। वो कौन सा नियम है, कैसे नियम है, चलिए नीचे कुछ जो एग्जांपल्स देंगे उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको पहला एग्जांपल बेटा जो कि दिया गया है, ये क्या कह रहा है कि दिस इज रोहन्स कार, यानी कि यह कार किसकी है, रोहन की है। यहाँ पे हम केवल किस नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी होगा, एस लिखा हुआ है। तो देखिए ये कार, जो ये कार है किसकी कार है, रोहन की कार है, यानी रोहन का उस कार पे क्या है, हक है, रोहन उस पर अपना ओनरशिप दिखा रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ के लिए तो दिस होगा, दिस इज रोहन की कार, तो रोहन कार। हमने देखिए रोहन के बाद क्या यूज किया हुआ है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाया हुआ है, तो दिस इज रोहन्स कार। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था, कैसे, दिस इज कार, जिसपे देखिए हक दिखाया जाए उसको पहले कर लेंगे, दिस इज कार ऑफ रोहन। तो देखिए यहाँ पे दो नियम हो गए। पहला जो नियम है वो एपोस्ट्रॉफी एस का देखिए लॉ लगा हुआ है, और जो दूसरा है उसको हम ऑफ के रूल से भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए कविता का भाई कक्षा में है, तो कविता का भाई, यहाँ पे देखिए क्या रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है ना, कि कविता का भाई और बीच में यहाँ पे क्या आ गया, का के की आ गया है। तो ये का के की जगह पे आप या तो ऑफ लगा लीजिए, या तो आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा लीजिए, या तो एपोस्ट्रॉफी, बट एपोस्ट्रॉफी के लिए कुछ नियम है, उसका भी हम आप लोग आगे समझेंगे। तो कविता का भाई, तो हमने देखिए इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, कविता एपोस्ट्रॉफी, यानी हमने क्या लिखा, कविताज ब्रदर। कविताज ब्रदर क्यों लिखा, तो ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है ये आ रहा है का की जगह पे, तो कविताज ब्रदर इज इन द क्लास। अच्छा दूसरे तरीके से क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, ब्रदर ऑफ कविता, हम ये भी लिख सकते थे और आगे अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते थे। तो ये एक पहला काइंड हो गया बेटा। दूसरे काइंड को हम लोग जरा यहाँ पे देख लेते हैं, ऑफ प्लस नाउन। देखिए तो ऑफ यानी यहाँ पे हम देखेंगे वही सारी चीज़ें जहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो देखिए टेबल के पाँव टूटे हुए हैं, तो टेबल का पाँव, तो देखिए ये कहें कि जो टेबल की जो लेग होती है उस दोनों का आपस में रिलेशन होता है, तो यहाँ पे का के की आ गया है, तो टेबल का पाँव, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है द लेग्स ऑफ टेबल। क्या लिखा हुआ है भाई, का के की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया है, का के की जगह पे हमने यूज कर लिया है ऑफ। द लेग्स ऑफ टेबल आर ब्रोकन, यानी कि टेबल के पाँव टूटे हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, ये वाले में कभी भी हम एपोस्ट्रॉफी एस या फिर केवल एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुई, आगे हम रूल अभी हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वही यहाँ पे देखिए दूसरा लॉ देखें, तो स्मेल ऑफ द फ्लावर, भाई फूलों की खुशबू, यहाँ पे देखिए कीवर्ड आ रहा है ना, यानी फूल का और खुशबू का आपस में एक रिलेशन बताया जा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने ऑफ रूल लगाया है। स्मेल ऑफ द फ्लावर इज गुड, उस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है। अगला यहाँ पे देखिए यह कार की सीट है, यानी सीट तो है बट किसकी सीट है, कार की सीट है। यहाँ पे जो का के की है ये क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है सीट का और कार का। तो यहाँ पे भी हम कैसे लिखेंगे, दिस इज सीट ऑफ द कार, तो यहाँ पे का के की जगह पे बेटा मैंने क्या यूज किया हुआ है, मैंने यूज किया है ऑफ, क्योंकि ये सीट
और कार के बीच में का सेंस आ रहा है, जो एक दूसरे पे क्या एक रिलेशन बता रहे हैं। अब चलिए जो रूल्स हैं जो हमें सीखना चाहिए, जो हमें समझ में आना चाहिए, जरा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं, और इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखिए आप पहला जो रूल मैंने लिखा हुआ है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि ये क्या कह रहा है। वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का हम यूज़ नहीं करते हैं। ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, विद नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर जो दूसरा वाला एग्जाम्पल था उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस क्यों नहीं लगा रहे थे। इंस्टीड वी यूज ऑफ विथ सच टाइप ऑफ नाउन्स, इस प्रकार के नाउन्स हम किसका रूल लगाते हैं, ऑफ रूल लगाते हैं। यानी कि जब कोई एक नाउन कैसा हो, नॉन लिविंग हो, यानी कि वो निर्जीव हो और वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे नाउन से अपना क्या शो कर रहा हो, एक रिलेशन शो कर रहा हो, एक अपने अधिकार शो कर रहा हो बेटा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा हम केवल और केवल ऑफ रूल लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का रूल हम नहीं लगाते हैं पोसेशन दिखाने के लिए। तो वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स, इंस्टेड इसके बजाय हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं विद सच टाइप ऑफ नाउन। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जैसे कि द रूफ ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो रूफ है, ये जो छत है बेटा, ये क्या है, ये निर्जीव है, इट इज अ नॉन लिविंग नाउन। ये कैसा नाउन है, ये एक नॉन लिविंग नाउन है, और ये रिलेशन बता रहा है कि ये जो रूफ है, द रूफ ऑफ द हाउस, यानी घर, ये जो हाउस है ये भी क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये हाउस भी नॉन लिविंग है और ये भी नॉन लिविंग है। तो इस वाले केस में कभी भी आप एपोस्ट्रॉफी एस का जो रूल है वो नहीं लगाते हैं। मुझे उम्मीद है अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या हुआ है, द रूफ ऑफ द हाउस, यानी कि घर की छत। आगे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं एज ऑब्जेक्टिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस यूज करके। जरा यहाँ पे देखिए, द, यहाँ पे ये नहीं होगा, द हाउसेस रूफ। अगर आप इसे ये लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये आपका बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा समझ गए होंगे, क्योंकि ये कभी भी नॉन लिविंग जो होगा वो कभी भी खुद नहीं कहेगा कि ये छत मेरी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये सीधा सा नियम ये समझिए, जब एक नाउन नॉन लिविंग हो और वो किसी दूसरे नाउन पे ओनरशिप रिलेशनशिप दिखा रहा हो, पोसेशन दिखा रहा हो, तो उसमें भी कभी भी आप एपोस्ट्रॉफी इसका यूज नहीं करेंगे। कब, जब वो नाउन नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तब। ओके, कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जरा उसको भी समझते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, द डेकोरेशन ऑफ द होम। तो भाई होम का डेकोरेशन यानी घर का डेकोरेशन, तो यहाँ पे घर देखिए फिर से क्या हो गया, एक निर्जीव एक नॉन लिविंग की बात हो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। तो क्या हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होम क्या है, नॉन लिविंग है। तो घर का डेकोरेशन का के की जगह पे आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, का के की जगह पे आप यूज करने वाले हैं ऑफ को, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस को। जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है द होम्स डेकोरेशन, ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज यहाँ पे होम जो अधिकार जो रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये जो नाउन है ये नॉन लिविंग है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत मौसम के फूल। तो यहाँ पे भी का के किया है और हमने यहाँ पर देखिए क्या यूज किया हुआ है, ऑफ का यूज किया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल क्या है, सही फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ देखिए स्प्रिंग्स फ्लावर्स, तो जो स्प्रिंग जो बसंत का जो मौसम होता है, आप खुद बताएं ये नॉन लिविंग है या फिर लिविंग बींग्स। आप कहोगे नहीं सर ये नॉन लिविंग है। तो सीधी सी बात, जब आपने खुद बता दिया बेटा कि नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है, तो आप खुद बताइए क्या इसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज केवल वहीं पे करते हैं जहां पे नाउन क्या हो, लिविंग हो। उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मैंने पूरे इत्मीनान से कोशिश की कि आप ये बात मैं आपके दिमाग में ट्रांसफर कर पाऊँ। और वीडियो यूजफुल लग रही हो बच्चा पार्टी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा, वीडियोस आपको यूजफुल लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। चलिए फर्दर एग्जांपल को समझते हैं, फर्दर रूल को, कि वी आइदर यूज एपोस्ट्रॉफी एस, या तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, और ऑफ या फिर ऑफ का यूज करते हैं विद लिविंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, दैट
डू नॉट एंड विथ एस। देख कभी कभी कई सारे नाउन हमको ऐसे मिलते हैं जो सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं बेटा, बट वो एस से फिनिश होते हैं। उनकी एंडिंग किससे होती है? एस से फिनिश होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी उन नाउन की बात हो रही है जिनकी एंडिंग एस से ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं किन नाउन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो नाउन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अब आप समझ ही गए होंगे मैक्सिमम जो प्लूरल नाउन होते हैं वो हमेशा यस या ईएस से फिनिश होते हैं। बट यहाँ पे मैं कौन से प्लूरल नाउन की बात कर रहा हूँ जो यस या ईएस से फिनिश ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में आप मैन देख सकते हैं। तो मैन एक प्लूरल है, बट ये किससे नहीं फिनिश हो रहा है? एस से नहीं फिनिश हो रहा है। जैसे हम देख लें, कई सारे आपको ऐसे वर्ड खैर मिल जाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, वहाँ से आपको चीज़ और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए ज़रा, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूल नंबर 2 क्या है। तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि हम एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ दोनों को यूज़ कर सकते हैं उन सभी नाउन्स के साथ जो एस से फिनिश ना हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए, रोहन्स फादर इज टॉकिंग टू प्रिंसिपल। रोहन के पिताजी प्रिंसिपल से बात कर। रोहन के पिताजी, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? के आ रहा है ना। तो का के की जगह हम दो नियम लगाएंगे, या तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगा दें। क्या लगा दें? एपोस्ट्रोफी एस, या तो हम ऑफ लगा दें। ध्यान रखिएगा, ऑफ का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कर सकती हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का यूज केवल लिविंग बीइंग्स के साथ होता है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए चूंकि ऑफ मैंने यहाँ पे भी लिया है ना, और लिविंग भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जरा क्वेश्चन देखिए कि रोहन, जो रोहन यहाँ पे शब्द आप देख रहे होंगे, तो क्या जो रोहन शब्द है, जो रोहन के पिताजी एक रिलेशन बताया जा रहे हैं। किसके फादर? रोहन के फादर की बात हो रही है, और रोहन के फादर की वजह का के की आ ही रहा है, यानी कि यहाँ पे आप ऑफ का यूज करेंगे और एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करेंगे। तो ये रोहन के फादर, तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या यूज किया? एपोस्ट्रोफी एस, रोहन फादर। अच्छा, एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा? क्योंकि एंड में देखिए एस नहीं, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो रोहन के पिताजी, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? फादर ऑफ रोहन। ठीक है, तो भाई फादर ऑफ रोहन, तो जिनके ऊपर रिलेशनशिप दिखाया जाता है उनको पहले लिखते हैं, और जो दिखा रहा होता है उसको बाद में लिखते हैं ऑफ वाले केस में। सो फादर ऑफ रोहन इज टॉकिंग टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मेट क्या बिल्कुल करेक्ट है, चाहे आप रोहन फादर लिखिए चाहे फादर ऑफ रोहन लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर हस्बैंड, तो हस्बैंड नेम, उनके पति का नाम। तो का के की देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यानी यहाँ पे भी आप या तो ऑफ या तो एपोस्ट्रोफी एस में से कोई एक यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एंड में एस नहीं आ रहा है बेटा, ये चीज विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हर हस्बैंड्स नेम इज मिस्टर राकेश, या फिर नेम ऑफ हर हस्बैंड इज मिस्टर राकेश। तो देखिए हमने ये रूल भी यूज कर लिया है और ऑफ रूल भी यूज कर लिया। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। कुछ ये तो अभी सिंगुलर नाउन के थे, अब जरा प्लूरल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, तो आपको पता होगा चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन है, और चाइल्ड का जो प्लूरल होता है बच्चा, वो क्या होता है? चिल्ड्रन होता है, और इसके एंड में कभी भी एस नहीं आता। बहुत से लोग इसे चिल्ड्रंस प्रोनाउंस करते हैं, विच इज इनकरेक्ट, जो कि गलत होता है। चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, आपको एस ऐड करने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। तो बच्चों का कमरा, तो यहाँ पे भी देखिए का के की बेटा आ गया है, यानी कि आप एपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ रूल लगा सकते हैं, क्योंकि एंड में एस नहीं आया है। तो बच्चों का कमरा चिल्ड्रंस रूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर, या फिर रूम ऑफ चिल्ड्रन, आप क्या बोल सकते हैं? रूम ऑफ चिल्ड्रन इज ऑन द सेकंड फ्लोर। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने एक प्लूरल का और लिया है, वुमेन। तो देखिए वुमेन है, ये भी एस से नहीं एंड होता, ये एन से एंड होता है, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? वुमेन्स कॉलेज इज नॉट अवेलेबल इन माई सिटी, या फिर एक सेकंड फॉर्मेट इसको लिखने का क्या हो सकता है? कॉलेज ऑफ वुमेन, कॉलेज ऑफ वुमेन इज नॉट अवेलेबल इन माई सिटी, यानी कि वुमेन का कॉलेज, यहाँ पे का रहा था तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जहां कहीं भी का के की आएगा तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ दोनों रूल लगाओगे,
अगर नाउन लिविंग बींग्स है आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन आपको बस यही ध्यान देना है वो नाउन की जो एंड लेटर है, आखिरी अक्षर है, वो एस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हम बात करेंगे रूल नंबर 3 में। और यही 3 लॉ पढ़ करके बेटा आपके मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और एडवांस लॉ होते हैं वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको जब रिवीजन में कराऊंगा, प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा वहाँ पे, जिससे कि अभी आपको तुरंत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि इतना जो मैंने आपको बता दिया यहीं से आपके 80 to 90% क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाने हैं। तो 10% क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिनके लिए आपको एडवांस रूल को समझने की ज़रूरत है। आप एक बार इसको जान लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो मैं आगे बताऊंगा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये रूल क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि वी डू नॉट यूज, देखिए यहाँ पे क्या नहीं करते, प्रयोग नहीं करते किसको, एपोस्ट्रोफी एस। तो हमने देखिए क्या सीखा, जो ऑफ वाला है पोसेशन वो तो आपका दोनों में यूज हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। कहानी केवल फंस रही है एपोस्ट्रोफी एस की, किसकी फंस रही है, एपोस्ट्रोफी एस को केवल कहाँ यूज करते हैं, लिविंग बींग्स के साथ। और एक और नियम लग गया, वहीं यूज करोगे जिसके अंत में एस ना आया हो। तो जहां पे एस आया हो वहां पे क्या करते हैं, वही मैं आपको आगे ये नियम बता रहा हूं कि वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ ऑल दो सिंगुलर और प्लूरल नाउन। वो चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नाउन हो, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं जो क्या हो, नाउन दैट एंड्स विथ एस, जिनका समापन, जो जिनके एंड में एस आ जाए। कुछ हिसिंग वर्ड्स होते हैं उस पर भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। मैं मेनली रूल की यहाँ भी बात कर रहा हूँ कि यूजुअली क्या होता है बेटा, ओके। तो यूजुअली आप यही पाएंगे कि वो सारे नाउन्स जो एस से एंड हो रहे हों उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का रूल नहीं लगाएंगे। वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी विथ सच नाउन्स, ऐसे नाउन्स के साथ अगर हमें पोसेशन अधिकार दिखाना है, यानी का के की का सेंस ले आना है, तो हम केवल एक एपोस्ट्रोफी का जो सिंबल होता है केवल वो यूज़ कर देते हैं अंत में, बस। अगर हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ ना करना चाहें तो एक दूसरा यहाँ पे लॉ होता है, और वो लॉ ये कहता है कि आप या तो ऑफ रूल यूज़ कर लें, क्योंकि ऑफ तो दोनों में यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको ये बात और बेहतर तरीके से बेटर समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने एक शब्द लिया, एक नाउन लिया जो कि क्या है, गर्ल। और गर्ल का जो प्लूरल होता है वो होता है गर्ल्स। भाई जो गर्ल है, गर्ल तो कैन में तो एल आ रहा है, बट गर्ल्स का प्लूरल यानी यहाँ पे एस आ गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, का के की यहाँ पे आया था। और अगर का के की के अर्थ में बेटा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं गर्ल्स कॉलेज, यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, पर दिक्कत ये है कि ये फिनिश किससे हो रहा है, तो गर्ल्सेस कॉलेज बोलना चाहिए मुझे, जो कि क्या है, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ये गलत है। दिस इज अ रॉन्ग वन, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, क्योंकि एंड में क्या है, एस। सिमिलरली इसको हम कैसे लिखेंगे, विच इज द करेक्ट फॉर्मेट, गर्ल्स देन एपोस्ट्रोफी। देखिए यहाँ पे केवल मैंने केवल एपोस्ट्रोफी लगाया है, बाद में मैंने एस नहीं लगाया, यानी ये एस हम क्या करेंगे यहाँ पे स्किप कर देंगे, नहीं लगाएंगे। और जब मैंने ऐसा किया तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे जो आपका फ्रेज दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गर्ल्स कॉलेज। या दूसरा तरीका लिखने का क्या है, ऑफ वाला फॉर्मेट, गर्ल कॉलेज ऑफ गर्ल्स, आप चाहे तो ऐसे लिखते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया है डॉक्टर्स। डॉक्टर का प्लूरल होता है डॉक्टर्स। मैं ऐसे शब्द क्यों ले रहा हूँ नाउन्स, जिससे कि मैं एंड में एस मिल जाए और मैं आपको समझा पाऊँ कि अगर ऐसा फॉर्मेट मिलता है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे डॉक्टर्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेटा एंड में क्या आ गया, एस। तो डॉक्टर ने स्ट्राइक कर दिया, तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक, स्ट्राइक ना धरने पे बैठते हैं वो। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, डॉक्टर्स एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या का के की जगह पे मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा एंड में, नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, अंत में एस है, और एस होने के बाद एपोस्ट्रोफी एस फिर से नहीं लगा सकते, यानी कि ये फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। तो रियल फॉर्मेट क्या है, करेक्ट फॉर्मेट क्या है, तो करेक्ट फॉर्मेट आपका यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर्स ओनली एपोस्ट्रोफी, डॉक्टर्स स्ट्राइक, ऑलराइट। आइदर वी हैव अनदर फॉर्मेट, स्ट्राइक ऑफ डॉक्टर्स। हम ऑफ रूल को यूज करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए मैंने एक नाम लिया हुआ है। बेसिकली कुछ ऐसे नाम हैं जो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस यूज किया जा सकता है।
बट खैर यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ जो आपको नेम मिलेंगे, आपको ध्यान दीजिएगा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आपके एग्जाम में आते भी हैं, बस यही नियम की एंड में एस। देखिए मानस, मानस एक लड़के का नाम है, और यहाँ पे एक चीज़ आप देखने को मिल रही है कि इसके बच्चे के नाम के एंड में एस आया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ मानस की बुक, जैसे अगर रवि की बुक, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, रवि एपोस्ट्रॉफी एस, एंड फिर मैं लिख दूंगा बुक, रवीज बुक। तो क्या उसी प्रकार से मानसस बुक बोलेंगे? देखिए मानस रवीज था भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगे तो मानसस बुक। तो देखिए आपको बोलने में भी ये आपको काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा होगा, यानी कि अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये फॉर्मेट क्या है, गलत है। क्यों गलत? क्योंकि एंड पे एस आया है, तो आप एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, मानस बुक। ओके, या फिर यू हैव अनदर ऑप्शन, बुक ऑफ मानस। तो ये थे पॉसेसिव केस के वो 3 रूल्स, मास्टर रूल्स, जिनको पढ़ने के बाद लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस आपके ईजिली सॉल्व हो जाने। बहुत सारे आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बुक्स उठाकर देखें, लगभग आपको इसमें 30 to 35 और 40 रूल्स आपको मिल जाएंगे। इतने रूल्स याद करना बहुत ही कठिन हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, बट अगर आप ये 3 रूल्स पढ़ लेते हैं तो लगभग जो आपके इसमें 30 रूल्स हैं वो तो आप कवर कर ही लेंगे, केवल ये 3 नियम पढ़ करके जो मैंने आपको बताया है। अब चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक अनदर केस की, जो कि है वोकेटिव केस। कौन सा केस? वोकेटिव केस। बहुत ही कम लोग इस केस के बारे में जान रहे होते, बट आप लोग जानिए, ये चीज़ें स्पेशल चीज़ें आपको अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। तो वोकेटिव केस, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टीचर्स बेटा आपको बताएंगे केस केवल 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, यानी कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस। वोकेटिव केस बहुत रेयरली आपके बुक्स में छोटी क्लासेस में शायद ही मिलता होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में शायद कुछ टीचर्स बताते होंगे, तो मैं यहाँ पे बता दूं वोकेटिव केस। अच्छा, वोकेटिव केस क्या होता है? व्हेन नाउन इज कॉल्ड, मतलब कोई एक ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पे जो नाउन हो उसको संबोधन किया जा रहा हो, तब वो जो नाउन है वो नाउन कहलाएगा कि वो किस केस में है, वो वोकेटिव केस में है। एग्जांपल्स देखिए, जैसे कम हियर अमन, अमन, पहले अमन को देखिए कॉल किया, अमन कम हियर, यानी कि नाउन को बुलाया गया, तब आगे एक सेंटेंस बोला गया। तो यहाँ पे जो अमन आप देख रहे हैं ये कौन से केस में कहलाएगा? वोकेटिव केस में कहलाएगा। अगला है आर यू सॉल्विंग क्वेश्चंस अंकल, अंकल को मैंने बुलाया, अंकल क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए अंकल को मैंने कॉल किया, देन आफ्टर मैंने क्वेश्चन बोला, या फिर क्वेश्चन बोल करके फिर मैंने अंकल को मैंने कॉल किया। तो यहाँ पे ये अंकल किस केस में है? आप बोलेंगे सर वोकेटिव केस में है। सिमिलरली सिट डाउन स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया, स्टूडेंट्स सिट डाउन, ये सिट डाउन स्टूडेंट्स, मैंने उनको कॉल किया। जब कॉल किया तो सीधी सी बात, ये बेटा कौन से केस में हो जाएगा? वोकेटिव केस में हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है ये आप सारे समझ में आ गए होंगे। बट आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया नाउन केस के बारे में, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया आपको समझाने की। हाँ, एक उम्मीद है आप लोगों से कि आप, इवन उम्मीद क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा, घंटों बैठ के मैं कंटेंट्स को टाइप करता हूँ, आपके नोट्स मेंटेन करता हूँ, तो कम से कम मेरी मेहनत को आप लोग साकार करने में मदद करें। कम से कम आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखिए ये ग्रामर का लेक्चर है, और ग्रामर के जो लेक्चर्स होते हैं वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे किसी वन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, या वो अपनी इंग्लिश ही क्यों ना इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी नॉलेज ही क्यों ना ग्रामर में इम्प्रूव करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, उन तक ये वीडियो पहुँचेगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करिए, और आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दिया करिए। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये ज़रूर शेयर किया करिए। मुझे एक फीडबैक मिलता है कि हाँ आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हो। चलिए खैर, वीडियो को यहीं के साथ हम लोग एंड करते हैं। और 2 अनाउंसमेंट याद रखिएगा कि अगली जो मेरी वीडियो की नाउन नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, ये जो क्लास है ये लेक्चर होगी, क्योंकि ये हर प्रकार के यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो इसका बोलबाला है इस टॉपिक का। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली आप गलत करके आओगे ही आओगे, अगर आपको नाउन नंबर की जानकारी नहीं है। साथ ही जितने भी आपकी स्कूलिंग की इस क्लासेस हैं, चाहे आप 5th to 12th किसी भी क्लास में क्यों ना हो, नाउन नंबर पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वो प्लस अब मैं आप लोगों के 10,000 इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत अच्छा बिल्डअप करेंगे, उनका एक सीरीज़ में लेकर के आने वाला हूं। तो उस सेशन को भी आप स्किप नहीं करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखें, जिससे कि सारे वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून विद द